नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का सेकंड एपिसोड अपने आप में सिर्फ एक कंटिन्यूएशन नहीं है, बल्कि ये पूरी सीरीज की टोन और थीम को गहराई से सेट करने वाला एक क्रिटिकल चैप्टर भी है। ये एपिसोड डंक और एक के रिलेशनशिप को आगे बढ़ाता है, नए टारगेरियन कैरेक्टर्स को इंट्रोड्यूस करता है और साथ ही वेस्टरॉस की उस हार्श रियलिटी को दिखाता है जो आमतौर पर फैंटेसी नैरेटिव्स में ग्लॉस ओवर कर दी जाती है। एपिसोड की शुरुआत जिस तरीके से होती है वो ही बता देती है कि ये शो नाइट्स और हीरोज को रोमांटिसाइज करने के बजाय उन्हें इंसान की तरह दिखाना चाहता है। सर अर्लिन ऑफ पेनेट्री का इंट्रोडक्शन एक फुल फ्रंटल मेल न्यूड सीन से होता है जो पहली नजर में शॉक वैल्यू जैसा लग सकता है, लेकिन इसका सिंबॉलिक मीनिंग काफी डीप है। यहाँ ये दिखाया गया है कि नाइट्स भी माइथिकल फिगर्स नहीं होते, बल्कि वे भी साधारण इंसान होते हैं जिनकी लाइफ में ग्लैमर कम और स्ट्रगल ज्यादा होता है। ये सीन अर्लिन के कैरेक्टर की एक्सजेग्रेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि डंक जो कहानियां आगे सुनाता है वे ओवर टाइम बढ़ा चढ़ाकर सुनाई गई स्टोरीज होती है। इस एपिसोड का एक सेंट्रल थीम है लेगेसी, मेमोरी और अनरिकॉग्नाइज्ड सर्विस। अर्लिन के हाथ पर लगा स्कार जो बाद में उसकी डेथ का एक कारण बनता है, इस थीम को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट करता है। वो लॉर्ड्स के लिए लड़ा, उनके लिए ब्लड शेड किया, लेकिन अंत में कोई भी उसे याद नहीं करता। डंक जब अलग अलग लॉर्ड्स को अर्लिन की कहानी सुनाता है तब हमें वेस्टरॉस की पॉलिटिकल और सोशल हायरार्की की क्रूरता समझ आती है। यहाँ सिर्फ किंग्स और लॉर्ड्स मायने रखते हैं और उनके लिए लड़ने वाले हजारों नाइट्स इतिहास में खो जाते हैं। फ्लैशबैक सीक्वेंसेस में अर्लिन और डंक की हार्ड लाइफ दिखाई जाती है। हार्ड साल्ट बीफ, बारिश में एल ट्री के नीचे बैठना, बिना घर और बिना सिक्योरिटी के घूमना, ये सारे डिटेल्स अर्लिन की स्ट्रगलिंग लाइफ को ग्राउंडेड और रियल बनाते हैं। ये शो फैंटेसी एलिमेंट्स के बावजूद एक सोशल कमेंट्री भी करता है कि वेस्टरॉस में सेल्फ मेड हीरो का कॉन्सेप्ट कितना लिमिटेड और लगभग मिथिकल है। इस एपिसोड का एक और बड़ा हाईलाइट है टारगेरियन फैमिली का इंट्रोडक्शन। प्रिंस बेलर ब्रेक्सपियर, प्रिंस मेकार और प्रिंस एरियन ब्राइटफ्लेम, ये तीनों कैरेक्टर्स सिर्फ फैमिली मेंबर्स नहीं हैं, बल्कि टारगेरियन पॉलिटिक्स और डायनामिक्स का रिप्रेजेंटेशन है। बेलर का डार्क हेयर जो उसकी मार्टिल मदर की वजह से है, डॉन और टारगेरियंस के पॉलिटिकल अलायंस को दिखाता है और साथ ही ये भी बताता है कि कंजर्वेटिव टारगेरियंस इस मिक्स ब्लड को कैसे देखते हैं। मेकार का टेंस और हार्ड एज नेचर उसकी पोजीशन इन द फैमिली को रिफ्लेक्ट करता है, जबकि एरियन का एंटाइटल्ड और अनप्रेडिक्टेबल बिहेवियर आगे आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स का हिंट देता है। डंक के लिए इस एपिसोड का टोर्नी एक मेजर टर्निंग पॉइंट है। वो पहली बार वेस्टरॉस के एलिट नाइट्स और लॉर्ड्स के बीच खड़ा होता है, जहां हर कोई ट्रेनिंग, रिसोर्सेज और स्टेटस से लैस है। कैमरा वर्क और साउंड डिजाइन उसके पैनिक और इनसिक्योरिटी को हाईलाइट करता है, जिससे उसका कैरेक्टर बहुत ह्यूमन और रिलेटेबल लगता है। वो कोई परफेक्ट हीरो नहीं है, बल्कि एक स्ट्रीट फाइटर है जो रेंटेड आयरन के साथ प्रोफेशनल नाइट्स के बीच खड़ा है। एग और डंक का रिलेशनशिप भी इस एपिसोड में डेप्थ गेन करता है। एग का प्रैग्मैटिक माइंडसेट, उसकी टारगेरियन नॉलेज और डंक की इमोशनल और फिजिकल स्ट्रेंथ, ये डायनामिक एक क्लासिक ब्रेन एंड ब्रॉन पार्टनरशिप की तरह सेट हो रही है। शील्ड पेंटिंग वाला सीन जिसमें एल ट्री, शूटिंग स्टार और सनसेट फील्ड का सिजल बनाया जाता है, सिर्फ एक विजुअल मोमेंट नहीं है, बल्कि डंक की नई आइडेंटिटी का सिंबल है। अब वो सिर्फ अर्लिन का शैडो नहीं है, बल्कि अपनी खुद की लेगेसी बनाने की शुरुआत कर रहा है। कुल मिलाकर ये एपिसोड सिर्फ एक स्टोरी प्रोग्रेशन नहीं है, बल्कि वेस्टरॉस के सोसाइटी स्ट्रक्चर, टारगेरियन पॉलिटिक्स और डंक के इंटरनल जर्नी का एक डीप स्टडी है। ये हमें दिखाता है कि हीरोज कैसे बनते हैं, कैसे मिथ्स बनते हैं और कैसे इतिहास अक्सर उन लोगों को भूल जाता है जिन्होंने असल में सबसे ज्यादा सैक्रिफाइस किया होता है। इस एपिसोड का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट ये है कि ये सिर्फ कैरेक्टर मोमेंट्स नहीं दिखाता, बल्कि वेस्टरॉस के सोशल और पॉलिटिकल सिस्टम्स को माइक्रो लेवल पर एक्सप्लोर करता है। नाइट्स, लॉर्ड्स, टारगेरियन प्रिंसेस और कॉमन्स सभी एक ही टोर्नी ग्राउंड में मौजूद है, लेकिन सभी की पावर, पहचान और वैल्यू अलग अलग है। डंक का फ्लैशबैक जर्नी एक तरह से वेस्टरॉस के मेरिटोक्रेम मिथ को एक्सपोज करता है। बाहर से लगता है कि कोई भी नाइट बन सकता है, कोई भी ग्रेट हो सकता है, लेकिन रियलिटी यह है कि सिस्टम एलिट्स के फेवर में स्ट्रक्चर है। सर डोनल ऑफ डस्किंडल का किंग्सगार होना डंक को इंस्पायर करता है, लेकिन एक जब यह रिवील करता है कि डोनल का फादर क्रैबर था, लेकिन बेहद रिच क्रैबर, तब यह साफ हो जाता है कि सेल्फ मेड हीरो की स्टोरी एक रोमांटिक नैरेटिव है। रिसोर्स एज, ट्रेनिंग और कनेक्शंस हमेशा मैटर करते हैं। टारगेरियन फैमिली डायनामिक्स इस एपिसोड में बहुत ही स्ट्रांगली सेट की गई है। प्रिंस बेलर ब्रेक्सपियर का कैरेक्टर
एक आइडियल लीडर का ब्लूप्रिंट लगता है। वो पावरफुल है लेकिन इंटिमिडेटिंग नहीं। वो डंक जैसे रैंडम हेजनाइट को भी रिस्पेक्ट देता है, उसकी परफॉर्मेंस याद रखता है और उसे टोर्नी में एंट्री की अनुमति देता है। ये बताता है कि वो सिर्फ ब्लड लाइन पर नहीं बल्कि मेरिट और ऑनर पर भी विश्वास करता है। इसके बिल्कुल ऑपोजिट प्रिंस एरियन ब्राइट फ्लेम का बिहेवियर है। वो डंक को सिर्फ एक स्टेबल बॉय समझता है, उसे कमांड करता है और उसकी टोन में एंटाइटलमेंट और अरोगेंस है। ये टारगेरियन प्रिंसेस के अंदर के फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स और पावर स्ट्रगल्स का एक अर्ली हिंट है। प्रिंस मेकार बीच में फंसा हुआ लगता है, केपेबल है लेकिन हमेशा शैडो में रहता है, जिससे उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन और टेंशन दिखती है। डंक की आइडेंटिटी क्राइसिस इस एपिसोड का कोर है। जब बेलर उसे अपना सिजल चूज करने के लिए कहता है तो ये सिर्फ लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल और सिंबॉलिक मोमेंट है। अब डंक को अर्लिन के नाम और शैडो से बाहर निकलकर अपनी खुद की पहचान बनानी होगी। एल3 शूटिंग स्टार और सनसेट फील्ड का सिजल उसके पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। एल3 उसकी रूट्स और स्ट्रेंथ को, शूटिंग स्टार उसकी और एक की बॉन्डिंग को और सनसेट फील्ड उसकी नई जर्नी को रिप्रेजेंट करता है। टोर्नी सीन्स में वेस्टरॉस की पावर स्ट्रक्चर बहुत क्लियर दिखती है। लॉर्ड मैडगर टेली, डेमन लेनिस्टर, बराथियन और टारगेरियन फैमिली, ये सभी बड़े हाउसेस हैं जिनके पास पावर, वेल्थ और हिस्ट्री है। डंक जैसे हेजनाइट के लिए ये सिर्फ एक टोर्नी नहीं बल्कि क्लास बैरियर को क्रॉस करने की कोशिश है। कैमरा जिस तरह से डंक के फेस पर टाइट शॉट्स और आइसोलेटेड साउंड यूज करता है, वो उसके इनसिक्योरिटी और पैनिक को बहुत रियल बना देता है। एक का बिहेवियर भी इस एपिसोड में बहुत लेयर्ड है। वो टोर्नी को एक चाइल्ड फैंटेसी की तरह देखता है, लेकिन साथ ही ब्लैकफायर रिबेलियन और टारगेरियन हिस्ट्री के बारे में काफी नॉलेज रखता है। ये हिंट करता है कि उसकी आइडेंटिटी सिर्फ एक नॉर्मल स्क्वायर से कहीं ज्यादा है। टारगेरियंस को देखकर उसका रिएक्शन, नेम ड्रॉप पर उसका पॉज, ये सब फ्यूचर रिवील्स के लिए सेटअप है। टेंसिल द टॉल के साथ डंक का इंटरैक्शन भी थीमेटिकली बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों ही फिजिकली अलग दिखते हैं, लेकिन टेंसिल अपनी हाइट को एम्ब्रेस करती है, जबकि डंक अपनी हाइट और प्रेजेंस को लेकर इनसिक्योर रहता है। ये एक मेटाफर है कि कैसे कुछ लोग अपनी डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ बनाते हैं और कुछ लोग उन्हें छुपाने की कोशिश करते हैं। सिस्टम लेवल पर देखें तो ये एपिसोड वेस्टरॉस की सोशल इनइक्वालिटी, क्लास स्ट्रक्चर और पॉलिटिकल लेगेसी को डीपली एक्सप्लोर करता है। लॉर्ड्स और किंग्स की याद में वही लोग रहते हैं जो पावर के टॉपर होते हैं। अर्लिन जैसे नाइट्स जिन्होंने ब्लड शेड किया, इतिहास में खो जाते हैं। डंक का आई एम लेगेस मोमेंट इस पूरे सिस्टम के खिलाफ एक पर्सनल रिबेलियन है। वो डिसाइड करता है कि वो अर्लिन की अनरिकॉग्नाइज्ड लाइफ को अपने फ्यूचर अचीवमेंट से वैलिडेट करेगा। इस तरह पार्ट 2 तक शो सिर्फ एक एडवेंचर स्टोरी नहीं रह जाता, बल्कि एक सोशल और पॉलिटिकल कमेंट्री बन जाता है जो फैंटेसी के अंदर बहुत रियल और ब्रूटल ट्रुथ्स को एक्सप्लोर करता है। सेकंड एपिसोड का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये है कि ये पूरी सीरीज के फ्यूचर डायरेक्शन को बहुत क्लियर तरीके से सेट कर देता है। ये सिर्फ एक टोर्नी एपिसोड नहीं है, बल्कि एक कैरेक्टर स्टडी और वेस्टरॉस के पावर सिस्टम का माइक्रोकोसम है। यहाँ डंक, एग और टारगेरियन प्रिंसेस की जो पोजिशनिंग की गई है, वो आगे आने वाले ड्रामा, कॉन्फ्लिक्ट और इमोशनल स्टेक्स का फाउंडेशन बनाती है। सबसे पहले डंक के कैरेक्टर आर्क की बात करें। अब तक वो सिर्फ एक लॉस्ट ऑर्फन और अर्लिन का स्क्वायर था जो नाइट बनने का सपना देखता था, लेकिन इस एपिसोड में वो खुद को लेगेसी मानना शुरू करता है। ये मोमेंट बहुत पावरफुल है क्योंकि ये उसे एक पैसिव सर्वाइवर से एक एक्टिव एजेंट में ट्रांसफॉर्म करता है। अब डंक सिर्फ जीने की कोशिश नहीं कर रहा, बल्कि वो हिस्ट्री में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। टोर्नी में उसकी पैनिक अटैक जैसी रिएक्शन दिखाती है कि वो अंदर से कितना इनसिक्योर है। उसके पास न तो बेस्ट इक्विपमेंट है, न ट्रेनिंग, न बैकिंग। वो पूरी तरह अपने स्किल्स और किस्मत पर निर्भर है। ये उसे एक अंडरडॉग हीरो बनाता है जिससे ऑडियंस इमोशनली कनेक्ट कर पाती है। फ्यूचर एपिसोड्स में जब वो ग्रो करेगा तो ये जर्नी और भी सेटिस्फाइंग लगेगी। एक का कैरेक्टर भी इस एपिसोड में काफी स्ट्रॉन्ग सेटअप आता है। अभी वो एक क्यूट, स्मार्ट स्क्वायर लगता है, लेकिन उसकी टारगेरियन नॉलेज, टारगेरियंस को देखकर उसका अनयूजुअल रिएक्शन और ब्लैकफायर रेबेलियन पर उसका फोकस, ये सब हिंट्स है कि वो सिर्फ एक नॉर्मल बॉय नहीं है। उसका माइंडसेट बहुत प्रैग्मैटिक है। वो डंक को रियलिटी चेक देता है कि वेस्टरॉस में सक्सेस सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं, बल्कि रिसोर्स एज और क्लास से भी जुड़ा है। ये एक को एक फ्यूचर स्ट्रैटेजिक थिंकर और पॉलिटिकल माइंड के रूप में सेट करता है। टारगेरियन प्रिंसेस का इंट्रोडक्शन सीरीज के लॉन्ग टर्म पॉलिटिकल आर्क के लिए
बेहद जरूरी है। प्रिंस बेलर ब्रेक्सपियर को एक आइडियलिस्टिक और जस्ट लीडर की तरह दिखाया गया है, जो रैंडम नाइट्स की भी परफॉर्मेंस याद रखता है और मेरिट को रिस्पेक्ट करता है। अगर बेलर आगे भी ऐसा ही रहता है तो वो वेस्टरॉस के लिए एक बहुत अलग तरह का किंग बन सकता था। ये ट्रैजिक आयरनी भी सेट करता है कि ऐसे लीडर्स अक्सर लंबे समय तक सरवाइव नहीं करते। प्रिंस मेकार और प्रिंस एरियन ब्राइट फ्लेम फ्यूचर इंटरनल टारगेरियन कॉन्फ्लिक्ट्स का हिंट है। मेकार का टेंस और शैडो में रहने वाला नेचर उसे एक फ्रस्ट्रेटेड और पोटेंशियली रैश डिसीजन लेने वाला कैरेक्टर बना सकता है। वहीं एरियन की एरोगेंस और एंटाइटलमेंट उसे एक डेंजरस वाइल्ड कार्ड बनाती है, जो आगे चलकर बड़ी पॉलिटिकल या पर्सनल डिसास्टर्स का कारण बन सकता है। टोर्नी खुद में वेस्टरॉस के पावर सिस्टम का प्रीव्यू है। यहाँ हर बड़ा हाउस प्रेजेंट है, हर कोई अपनी पावर और स्टेटस शो कर रहा है। लॉर्ड मैडगर टेली का फिश फेंकना, लेनिस्टर की प्रेजेंस, बराथियन और टारगेरियन बैनर्स, ये सब शो करता है कि ये सिर्फ एक गेम नहीं बल्कि एक पावर डिस्प्ले है। ऐसे इवेंट्स में ही अलायंस बनते हैं, राइवलरीज स्टार्ट होती है और पॉलिटिकल फ्यूचर तय होता है। टेंसिल द टॉल के साथ डंक का इंटरैक्शन एक इमोशनल सबप्लॉट सेट करता है। दोनों आउटकास्ट हैं, दोनों फिजिकली अलग हैं, लेकिन दोनों की साइकोलॉजी अलग है। टेंसिल अपनी हाइट और यूनिकनेस को स्ट्रेंथ बनाती है, जबकि डंक अभी भी खुद को छुपाने की कोशिश करता है। ये रिलेशनशिप आगे चलकर डंक के कॉन्फिडेंस और सेल्फ एक्सेप्टेंस में बड़ी भूमिका निभा सकती है। डंक का घोड़ा स्वीटफुट गिरवी रखना भी एक फ्यूचर थीम सेट करता है, सैक्रिफाइस। वो अपने आखिरी एसेट को गैम्बल करता है, बिना ये जाने कि वो जीत पाएगा या नहीं। ये दिखाता है कि हीरोज की जर्नी अक्सर बड़े रिस्क और पर्सनल लॉस से शुरू होती है। अगर डंक हारता है तो उसके पास कुछ भी नहीं बचेगा, अगर जीतता है तो वो एक नई लेवल पर पहुंच जाएगा। ये हाई स्टेक्स ड्रामा सीरीज को इंटेंस बनाता है। कुल मिलाकर ये एपिसोड फ्यूचर के लिए 3 बड़े आर्क सेट करता है। डंक का अंडरडॉग से लेजेंड बनने का जर्नी, एक की सीक्रेट आइडेंटिटी और पॉलिटिकल माइंड का ग्रोथ, और टारगेरियन फैमिली के अंदर पावर स्ट्रगल और ट्रैजिक डेस्टिनी। ये सब मिलकर सीरीज को सिर्फ एडवेंचर नहीं बल्कि एक डीप पॉलिटिकल और इमोशनल सागा बना देता है। नाइट ऑफ द सेवन किंगडम्स का सेकंड एपिसोड देखने के बाद ये साफ हो जाता है कि ये शो सिर्फ एक फैंटेसी स्पिन-ऑफ नहीं है, बल्कि ये वेस्टरॉस की सोसाइटी, क्लास सिस्टम और हीरो मिथोलॉजी का डीप डिकंस्ट्रक्शन है। इस एपिसोड में जितनी भी डिटेल्स और कैरेक्टर मोमेंट्स दिखाए गए हैं, वे सब मिलकर एक बड़ी थीम बिल्ड करते हैं, लेगेसी बनाम रियलिटी। डंक और अर्लिन की कहानी इस एपिसोड का इमोशनल कोर है। अर्लिन एक ऐसा नाइट था जिसने पूरी जिंदगी सर्विस की, लड़ा, स्ट्रगल किया, लेकिन मरने के बाद कोई उसे याद नहीं करता। ये वेस्टरॉस की सबसे ब्रूटल ट्रुथ है कि सिस्टम सिर्फ टॉप लेवल पर बैठे लोगों को याद रखता है। हजारों नाइट्स, सोल्जर्स और कॉमन्स हिस्ट्री में खो जाते हैं। डंक का आई एम लेगेसी कहना सिर्फ एक पर्सनल मोटिवेशन नहीं है, बल्कि ये सिस्टम के खिलाफ एक साइलेंट रिबेलियन है। वो ये साबित करना चाहता है कि अर्लिन जैसे अनसीन हीरोज भी लेगेसी डिजर्व करते हैं। इस एपिसोड की दूसरी बड़ी थीम है मिथ बनाम रियलिटी। नाइट्स को आम लोग माइथिकल फिगर्स की तरह देखते हैं, ऑनर, ग्लोरी और ग्रेटनेस के सिंबल, लेकिन शो ये दिखाता है कि नाइट्स भी इंसान हैं, जिनकी लाइफ में गरीबी, भूख, डर और इनसिक्योरिटी होती है। हार्ड साल्ट बीफ, बारिश में कैंपिंग, बिना घर और सिक्योरिटी के घूमना, ये सब फैंटेसी ग्लैमर को स्ट्रिप करके रियलिटी दिखाता है। टारगेरियन प्रिंसेस के इंट्रोडक्शन से ये एपिसोड पॉलिटिकल लेयर भी ऐड करता है। बेलर ब्रेक्सपियर एक ऐसा लीडर लगता है जो मेरिट और ऑनर को रिस्पेक्ट करता है। वो डंक जैसे रैंडम हेजनाइट को भी मौका देता है, उसकी स्टोरी याद रखता है और उसकी पहचान को वैलिडेट करता है। ये एक आइडियल लीडर का मॉडल है जो पावर के साथ एम्पैथी भी रखता है। इसके विपरीत एरियन ब्राइट फ्लेम की अरोगेंस और एंटाइटलमेंट दिखाती है कि पावर कैसे लोगों को डिस्कनेक्टेड और डेंजरस बना सकती है। मेकार का टेंस नेचर ये दिखाता है कि शैडो में रहने वाले लोग कैसे फ्रस्ट्रेटेड और पोटेंशियली रैश बन जाते हैं। एक का कैरेक्टर इस एपिसोड में बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से सेट किया गया है। बाहर से वो एक स्मार्ट स्क्वायर है, लेकिन उसकी नॉलेज और टारगेरियन रिएक्शन साफ हिंट देते हैं कि वो बहुत ज्यादा जानता है। उसका प्रैग्मैटिक माइंडसेट, डंक को रियलिटी चेक देना और ब्लैकफायर रेबेलियन पर उसका फोकस, ये सब उसे एक फ्यूचर पॉलिटिकल माइंड के रूप में सेट करता है। डंक के पास स्ट्रेंथ है, एक के पास माइंड। ये पार्टनरशिप आगे चलकर एक पावरफुल डायनामिक बन सकती है। शील्ड पेंटिंग वाला सीन इस एपिसोड का सबसे सिंबॉलिक मोमेंट है। एल ट्री, शूटिंग स्टार और सनसेट फील्ड, ये सिर्फ डिजाइन नहीं है
बल्कि डंक की आइडेंटिटी का विजुअल रिप्रेजेंटेशन है। एल ट्री उसकी रूट्स और स्ट्रेंथ को दिखाता है, शूटिंग स्टार एक के साथ उसकी बॉन्डिंग और फेट को, और सनसेट फील्ड उसकी नई जर्नी और फ्यूचर होराइजन को। यह मोमेंट दिखाता है कि डंक अब सिर्फ अर्लिन का स्क्वायर नहीं है, बल्कि अपनी खुद की स्टोरी लिख रहा है। टोर्नी सीक्वेंस इस एपिसोड का क्लाइमेक्स सेट करता है। यह सिर्फ एक कंपटीशन नहीं है, बल्कि क्लास और पावर का शोकेस है। बड़े हाउसेस, रिच नाइट्स, ट्रेनिंग, बेस्ट स्टील और बेस्ट हॉर्स, और इनके बीच एक स्ट्रीट फाइटर डंक। उसका पैनिक, कैमरा का टाइट फ्रेम, साउंड का आइसोलेशन, ये सब उसे बेहद ह्यूमन और रिलेटेबल बनाता है। वो कोई सुपर हीरो नहीं है, बल्कि एक डरता हुआ लेकिन हार न मानने वाला इंसान है। स्वीटफुट को गिरवी रखना भी एक पावरफुल थीम सेट करता है, सैक्रिफाइस फॉर ड्रीम्स। डंक अपने आखिरी एसेट को गैम्बल करता है, बिना ये जाने कि वो जीत पाएगा या नहीं। ये हर हीरो जर्नी का क्लासिक स्टेप है, जहां आपको कुछ खोना पड़ता है, तभी कुछ बड़ा पाने का मौका मिलता है। ओवरऑल ये एपिसोड सीरीज के लिए एक मास्टर क्लास सेटअप है। ये हमें दिखाता है कि कैसे लेगेसी बनती है, कैसे मिथ्स क्रिएट होते हैं, और कैसे सिस्टम छोटे लोगों को भूल जाता है। डंक का जर्नी सिर्फ एक नाइट बनने की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक ऐसे इंसान की कहानी है जो इतिहास में अपनी जगह बनाना चाहता है। अब सवाल यह है कि क्या डंक टोर्नी में खुद को प्रूव कर पाएगा? क्या एक की असली आइडेंटिटी सबके सामने आएगी? और क्या टारगेरियन फैमिली के अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स वेस्टेरोस के फ्यूचर को बदल देंगे? अगर आपको यह डीप ब्रेकडाउन पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो। और कमेंट में बताओ आपको डंक या एग में से कौन ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है और क्यों।